इसराइल के डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम सिस्टम क्या है जिसकी धूम मची है। हर कोई ये पूछ रहा है कि इसराइल ने ये सिस्टम कब बनाया और कहाँ से हासिल किया। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज अपने शो में हम बात करेंगे इसराइल के डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम सिस्टम क्या है और इसराइल ने ये सिस्टम कैसे हासिल किया और इसके काम करने का तरीका क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बहुत से कंट्रीज़ इस जंग कह लीजिए, लड़ाई कह लीजिए, इसके मुतालिक इसराइल और पैलेस्टीन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। कौन से कंट्रीज़ पैलेस्टीन का साथ देने के लिए तैयार हैं और कौन से कंट्रीज़ उसकी तरफ नहीं देख पा रहे और वो इसराइल की तरफ जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसराइल के दिफाई निज़ाम में यानी डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो जब उसकी तरफ रॉकेट जाता है तो वो उसको फ़ज़ा में ही रोक लेता है और उस मुल्क को तबाही से बचा लेता है। इसकी धूम किस वक्त मची और कब हमने देखा कि ऐसा सिस्टम इसराइल के पास मौजूद है? उस वक्त जब हमास यानी पैलेस्टीन की जानिब से तकरीबन 1500 के करीब रॉकेट इसराइल की जानिब चलाए गए और हमने देखा कि वो इसराइल में गिरते और तबाही मचाते इससे पहले ही इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने उनको फ़ज़ा में रोक लिया और उनको तबाह कर दिया। उस वक्त पूरी दुनिया को ये पता चला कि इसराइल के पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है। गो के इस तरह की और भी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी रॉकेट मिसाइल को दरमियान में ही रोक लेता है और उसको नहीं गिरने पाता, इसका हमने मुजाहरा यानी ऐसा अमली तौर पर होते हुए हमने इस लड़ाई के दौरान देखा। आपको बताएं कि इसराइल ने यह सिस्टम 2006 में बनाया था जब हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई हुई थी और उसमें इसराइल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस वक्त वहाँ की जो डिफेंस कंपनी है रफ़ाइल, उसने ये सोचा कि इस तरह का कोई सिस्टम ज़रूर बनाना चाहिए अपने डिफेंस के लिए और फिर उन्होंने ये सिस्टम बनाया जिस आयरन डोम सिस्टम कहलाता है। इसमें होता क्या है आपको ये बताते हैं। जब कोई रॉकेट उस मुल्क की तरफ जाता है इसराइल की तरफ, तो वहाँ से इंटरसेप्ट करने के लिए उस तरफ से भी मिसाइल छोड़ा जाता है और वो सीधा जाके इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उस रॉकेट को लगता है। इस तरीके से जब वो उसको टारगेट बनाता है और उस तक पहुंचता है तो उसको तबाह कर देता है, उसको तोड़ देता है, तबाह कर देता है, उसको अपने मुल्क के अंदर गिरने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस तरह की रॉकेट या मिसाइल जब उस तरफ जाएगा तो उनके पास इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उसको रोक लेगा और वहाँ पर तबाही नहीं ला सकेगा। इस निज़ाम को बनाने पर इसराइल ने अरबों डॉलर खर्च की हैं और ये अरबों डॉलर्स में एक बड़ी रकम अमेरिका ने इसराइल को फराहम की थी। ये भी याद रखिएगा कि ये सिस्टम रेडार के थ्रू उन तमाम रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उसके बाद उनको इंटरसेप्ट मिसाइल के ज़रिए तबाह करता है। यानी ये कि जब किसी भी मुल्क की तरफ से कोई रॉकेट चलाया जाएगा इसराइल की तरफ, तो उस तरफ से इंटरसेप्ट मिसाइल वहाँ पर उस रॉकेट को रोकेगा और उसको फ़ज़ा में ही तबाह कर देगा और उसको अपने मुल्क के अंदर नहीं गिरने देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये उन तमाम रॉकेट्स को टारगेट करता है जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके की तरफ जा रहे हों, तो इस वजह से इसका ख़र्चा कम आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इस इंटरसेप्ट मिसाइल ने सिर्फ उन रॉकेट्स को टारगेट करना है, उनको फ़ज़ा में रोकना है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हों। और ये बिल्कुल एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह लगता है कि इसके अंदर ब्रेन भी मौजूद है जो ये चेक कर लेता है, जो ये देख लेता है कि वो कौन सा रॉकेट है कि जिसका जो इशारा है या जिसकी सीध मुकम्मल तौर पर जो है उस तरफ जा रही है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है, तो ये उसी को टारगेट करेगा, उसी को पकड़ेगा और उसी को फ़ज़ा में तबाह करेगा। उसके साथ आने वाले जो दूसरे रॉकेट्स हैं ये उनको नहीं छुएगा। अब देखिए कि इसकी वजह से एक कमी इसमें कही जाती है और कमी ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई मुल्क ऐसा है जिसके पास एक बड़ी तादाद में असलहा मौजूद है और वो अभी तक, अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1500 रॉकेट्स उस तरफ से चलाए गए, अगर वो 1500 की जगह फ़र्ज़ कीजिए 2500 हैं या 3500 हैं या 4000 हैं या उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, तो उस वक्त ये सिस्टम नाकारा हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इस सिस्टम के ज़रिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह कहा जाता है कि अभी तो ये लड़ाई जो है वह पैलेस्टीन से है, जिनके पास शायद इतनी बड़ी ताकत नहीं है या इतनी बड़ी असलहे की ताकत नहीं है, डिफेंस सिस्टम शायद उनके पास भी इतना ज़्यादा बेहतर ना हो। लेकिन अगर ये किसी बड़ी ताकत से, किसी बड़े पावरफुल कंट्री के साथ होता है तो उस वक्त फिर इसराइल को अपने इस सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। यानी ये कि अगर दुश्मन के पास कम वक्त में ज़्यादा रॉकेट भेजने की सलाहियत है तो फिर यह सिस्टम पूरे तरीके से काम नहीं कर पाएगा।
मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के मुतालिक एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इज़राइल के पास ये वाला सिस्टम मौजूद है, लिहाजा इज़राइल इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता या ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता कि किस तरीके से फ़ॉरेन पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाए कि जो इस तरह के इश्यूज़ हैं या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इसकी वजह यह है कि जब एक मुल्क के पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद होगा जो कि मैंने कहा आयरन डोम सिस्टम, जो जिससे उसके मुल्क जो है वो वक्ती तौर पर मुकम्मल तौर पर महफूज है। वो मुल्क जानता है कि अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है और उसकी तरफ से कोई रॉकेट फेंका जाता है, चलाया जाता है, तो उसको इंटरसेप्ट मिसाइल के ज़रिए रोक लिया जाएगा। इस वजह से वो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत जिन कंट्रीज़ को पड़ती है कि उनको बहुत खौफ रहता है कि अगर किसी तरफ से ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो वो फिर इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन कहा जाता है, एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस वजह से, इस सिस्टम की वजह से इज़राइल को ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, या वो बहुत सुकून से जो अपनी पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं, या उनको इस चीज़ की जल्दी नहीं है कि वो दूसरे कंट्रीज़ से कुछ ऐसे पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, कोई ऐसे एग्रीमेंट्स कर सकें जिसकी वजह से कोई ऐसी लड़ाई का इम्कान ना रहे। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल कहा जाता है कि अगर ये सिस्टम ना होता तो शायद इज़राइल अपने बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता, और यही वजह होती कि ऐसे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स के ज़रिए भी शायद ख़त्म हो पाते। इस जंग के बारे में एक और ख़बर ये है कि एक तरफ इज़राइल हमास और फ़लस्तीन से लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल के अंदर भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक जंग का आगाज़ हो चुका है। और वो जंग कौन कर रहा है? वो लड़ाई शुरू हो चुकी है इज़राइल में बसने वाले अरब पॉपुलेशन की। ऐसी बहुत बड़े तादाद है वहाँ पर पॉपुलेशन की इज़राइल के अंदर जो कि अरब्स हैं या अरब मुस्लिम्स हैं, और उनकी आपस में, और फिर ये कि वहाँ पे बसने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी पॉपुलेशन है, उनके साथ इस हद तक लड़ाई शुरू हो चुकी है कि तकरीबन कहा जा रहा है 7 से ज़्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि इज़राइल की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 1.96 मिलियन इज़राइली अरब हैं। 1948 की जंग में लाखों अरब पॉपुलेशन मुल्क छोड़ गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो वहाँ पर बसना चाहते थे, वो छोड़कर नहीं गए थे। उनको इज़राइल ने ये राइट दिया था कि वो वहाँ पर रह सकते हैं, वो वहीं पर मौजूद थे। और जिस तरह मैंने बताया कि पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा जो कि अरब भी है और मुस्लिम भी है, तो जाहिर है कि वो इस सूरत में बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि तशद्दुद की तरफ माइल हुए हैं, और लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई है कि 7 लोग इसमें मारे गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक खाना जंगी किसी सूरत हाल है इज़राइल के अंदर भी। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या इस्लामी ममालिक या दूसरे कंट्रीज़ फ़लस्तीन या इज़राइल की मदद करने के लिए पहुँचेंगे, कौन से कंट्रीज़ किसका साथ देंगे। तो आपको बताते चलें, इस सिलसिले में इस्लामिक कौंसिल का एक इजलास बुलाया गया था, जो कि वो इजलास कहा जा रहा है कि तैयब एर्दोगान की तरफ से बुलाया गया था, और उसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने शरीक होना था, और उसमें ये फ़ैसला होना था कि इस सिलसिले में क्या किया जाए, और फ़लस्तीन का साथ ज़ाहिर है साथ देने का ही फ़ैसला किया गया था। इसकी वजह यह है कि तुर्की और इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जो फ़लस्तीन का साथ देने के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, और जिसमें उन्होंने उनको अपनी मदद का यकीन दिलाया, अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। इसी तरीके से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी ऐसा ही कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी जब पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी तरफ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा, और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सपोर्ट का यकीन दिलाया गया। ईरान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ईरान फ़लस्तीन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके ऊपर इज़राइल और अमेरिका हो सकता है कि ईरान को जो है वो रोकने की कोशिश करें, और इसके लिए ये भी हो सकता है कि इंडिया की भी मदद ली जाए, और इंडिया से ये कहा जाए कि वो उन तमाम ममालिक जो कि इंडिया के लाए हैं उनको फ़लस्तीन की तरफ जाने के बजाय इज़राइल की तरफ भेजा जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन फ़लस्तीन का साथ देने के लिए तैयार हैं, और रशिया एक बड़ी ताकत है। अगर रशिया फ़लस्तीन की जानिब चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन की तरफ सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन ये हम जानते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इज़राइल का साथ देंगे। जिस तरीके से इंडिया इज़राइल के साथ खड़ा होगा, उसके साथ सपोर्ट मिलेगी। कि आप जानते हैं कि यूएई और इज़राइल के बीच कुछ अर्सा पहले ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज़ हुआ है, लिहाजा यही नज़र आ रहा है कि यूएई इज़राइल का साथ देगा। ज़राए अबलाग ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक छोटे पैमाने पर जो इस वक्त लड़ाई हो रही है या जंग कह लीजिए, ये एक बड़ी जंग की तरफ
इसकी वजह यह है कि इज़राइल ने पहले ही धमकी दे दी है कि वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ज़मीनी जंग का भी आगाज़ करने वाला है और ज़मीनी हमले भी किए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जंग कहीं पर भी हो, उससे नुकसान सबसे ज़्यादा इंसानों का होता है और फ़ायदा किसी का नहीं होता। इजाज़त दीजिए।